नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 5 को, जिसके अंतर्गत जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे सुपरडेट एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस टेस्ट सीरीज का 81वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, यानी कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। यानी कि जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, जिसे हम 6 से 10 वर्ष की अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी कहता है खेलों एवं राजनीतिक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। आपको बताना है कि जो बाल्यावस्था है, लगभग 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था है, इस एज में जब बच्चे आते हैं तो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे स्कूल यानी विद्यालय जाना स्टार्ट करते हैं। तो जब बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो उनकी जो शिक्षा का स्वरूप है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खेलकूद की छूट देनी चाहिए। तो ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, यानी कि नहीं देने की वजह से ऑप्शन नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन बी कहता है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी कहता है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल पर आधारित है और उस शिक्षा को गलत माना जाता है क्योंकि वहां पर बच्चों को शिक्षा कम और संस्कृति ज्यादा सिखाई जाती है। नियम कानून जो है, नियम जो है ज्यादा सिखाए जाते हैं। समाज को लेकर जो गलत गलत विचारधाराएं हैं, इसके पाठ ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। तो इसीलिए गुरुकुल प्रणाली जो है वो वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, जो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं और इससे आप बच्चे को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। अगर ये बेहतर होता तो आज आधुनिक शिक्षा पद्धति का जन्म नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सी ऑप्शन भी गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कि पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है कि खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होना चाहिए बाल्यावस्था में बच्चों के शिक्षा के प्रति। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और समझ पाए होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपरटेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कहता है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, यानी कि जो बालक है उनके मानसिक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कहता है सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, मतलब बच्चे के लिए जो बेस्ट है उस शिक्षण मेथड का प्रयोग करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो कहने का मतलब बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसके अंतर्गत तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो इसलिए आपका बचा हुआ ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट होता है कि उपयुक्त सभी मेथड जो है वो शिक्षक को अपनाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83 आपसे कहता है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। देखिए शिक्षा में यानी एजुकेशन में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का प्रयोग आप किस रूप में करते हैं या कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है सीखना, ऑप्शन बी कहता है तर्क, ऑप्शन सी कहता है चिंतन और ऑप्शन डी कहता है कल्पना। तो आपको बताना है कि शिक्षा में जो सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं आप, यानी क्रिएटिविटी का प्रयोग जो आप करते हैं वो किस रूप में करते हैं। तो शिक्षा में जो सृजनात्मकता का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, वो चिंतन के रूप में होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है चिंतन, क्योंकि आप यदि एजुकेशन के सिस्टम में चिंतन करते हैं यानी कि सोच विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं या आपके अंदर क्रिएटिविटी है, क्योंकि आप कुछ नया करने की सोच विकसित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84 आपसे कहता है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए कल्पना के विकास के लिए
कल्पना के विकास मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, तो उसके विकास में शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि एजुकेशन के अंतर्गत कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि यदि आप कल्पना का विकास करना चाहते हैं एजुकेशन के सिस्टम में तो आपको भाषा विकास पर ध्यान देना होगा, यानी कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी कहता है कहानी सुनना, यानी कि यदि आप कहानी सुनते हैं तो भी आप कल्पना का विकास करते हैं, क्योंकि जब आप कहानी को सुनते हैं तो उस चीज़ को तो आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कल्पना का विकास होता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कहता है काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, कल्पना के विकास के लिए यदि आप काल्पनिक खेलों एवं उनसे रिलेटेड क्रियाओं के लिए आप अवसर देंगे तो भी बच्चों का काल्पनिक विकास होगा। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन आपके राइट है और बचा हुआ ऑप्शन फोर्थ आपका कहता है उपयुक्त सभी, तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन आपके राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 आपसे कहता है कि वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, यानी कि वह कौन से बाह्य कारक है। बाह्य कारक का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर, जो एक बालक को यानी कि एक बालक को कक्षा में यानी क्लास में रुचि लेने से रोकते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बच्चे को इंटरेस्ट लेने से रोकते हैं। ऑप्शन ए कहता है भावना और मनोभाव, यानी कि भावना और मनोभाव कभी भी बच्चे को कक्षा में इंटरेस्ट लेने से नहीं रोकते हैं। ऑप्शन बी कहता है संस्कृति और प्रशिक्षण, यानी कि संस्कृति जो है और प्रशिक्षण जो है ये कहीं ना कहीं बच्चे को कक्षा में इंटरेस्ट लेने से रोकते हैं। ऑप्शन सी कहता है बालक का दृष्टिकोण, ये भी बिल्कुल सही है। और लक्ष्य और प्रयोजन, यानी कि यदि बालक के पास लक्ष्य होगा या किसी चीज को लेकर वो सोच विचार करेगा, उसका प्रयोजन करेगा, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट जरूर लेगा। तो ए, सी और डी तीनों ही ऑप्शन जो है वो इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं। एक ही है जो संस्कृति और प्रशिक्षण है जो बच्चे के इंटरेस्ट को समाप्त कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपकी जो सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी के जो लोग हैं वो आप यदि कोई बेहतर कार्य भी करते हैं तो भी वो आलोचनाएं करते हैं, और आप यदि कोई गलत कार्य करते हैं तो करते ही हैं, लेकिन जब आप बेहतर कार्य करते हैं तब भी आपकी सोसाइटी, आपकी संस्कृति आपको अलग तरीके से देखती है या सोचती है या आपके बारे में कमेंट्स करती है। कहीं ना कहीं एक बालक को कक्षा में इंटरेस्ट लेने से जो रोकते हैं वो बाह्य कारक आपकी संस्कृति होते हैं और आपके प्रशिक्षण होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 आपसे कहता है कि अपराधी बालक होते हैं, यानी कि जो अपराधी बालक होते हैं वो कौन होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है जो असामाजिक कार्य करते हैं। ऑप्शन बी कहता है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। ऑप्शन सी कहता है जो कक्षा में प्रथम आते हैं। ऑप्शन डी कहता है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा बालक जो है वो अपराधी बालक की कैटेगरी में आता है, यानी कि अपराधी बालक कौन होता है। तो अगर आप चारों ही ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी कहता है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये अपराधी बालक इस प्रकार की सोच नहीं रखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो समाज में रहना पसंद नहीं करते और जंगल में जाकर रहना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी कहता है जो कक्षा में प्रथम आते हैं, यानी कि जो प्रथम आता है वो अपराधी बालक नहीं होता है, वो अच्छे अच्छे कार्यों की तरफ उसका मन रहता है, ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कहता है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होता है। शिक्षक के लिए सिरदर्द का मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा है जिसके कारण टीचर्स के माइंड में यानी कि सिर में दर्द होता हो या वो उसको परेशान करते हो, इस तरीके की सोच नहीं है। अपराधी बालक वो होते हैं जो असामाजिक कार्य को करते हैं, तो इसीलिए यानी कि असामाजिक जो उचित कार्य नहीं है उन कार्य को अगर बच्चा करेगा तो वो बच्चा अपराधी बालक कहलाएगा, यानी कि अनुचित कार्य को करने वाले, असामाजिक कार्य को करने वाले जो बालक होते हैं वो अपराधी बालकों की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 आपसे कहता है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं यानी कि किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं वो कौन से बालक होते हैं। ऑप्शन ए कहता है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी कहता है डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी कहता है डिसमिथिया और ऑप्शन डी कहता है सभी। तो आपको बताना है कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा होता है, जो फिजिकली यानी फिजिकली रूप में जो अक्षम होता है, यानी कि उसके बॉडी के कोई पार्ट्स, अगर कोई अंग जो है वो
सही नहीं होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं, उस बच्चे में कौन सी अक्षमता आपको देखने को मिलती है। तो अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम होता है तो वो डिस्ग्राफिया, मतलब वो जो चीज़ें लिखने के जो कार्य होते हैं, यानी कि जो ग्राफ वगैरह है वो सही ढंग से वो नहीं बना पाता या वो सही ढंग से नहीं लिख पाता। हो सकता है कि उसके शरीर में कोई अंग जो है वो पूर्ण रूप से ना हो या फिर स्वस्थ ना हो, इस वजह से उसको लिखने संबंधित विकार हो सकते हैं और इस प्रकार की अक्षमता को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी इसलिए नहीं हो सकता स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर है डिस्कैलकुलिया, जो मैथमेटिकली होते हैं और ये आप कैलकुलेशन जो है वो आप माइंड से करते हैं, ना कि बॉडी के किसी पार्ट से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में क्या होते हैं, तो जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उसमें होते हैं आपके डिस्ग्राफिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 आपसे कहता है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके अंतर्गत कौन आते हैं। ऑप्शन ए कहता है पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी कहता है प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी कहता है मंदबुद्धि बालक और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंतर्गत मैंने पहले भी आपको बताया है कि एवरेज बच्चों को छोड़कर जो भी बच्चे होते हैं वो आपके विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आते हैं। और जैसे कि आपने टर्मन का आईक्यू वर्गीकरण पढ़ा है, तो उसके अंतर्गत जो एवरेज वाले बालक होते हैं उनकी आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होते हैं, और जो 110 से ऊपर हो जाए, 140 हो जाए, 120 हो जाए, वो भी आपके गिफ्टेड चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। और 110 और 90 से नीचे जो बालक होते हैं वो मंदबुद्धि कैटेगरी में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए बालक होते हैं, मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं। तो सभी प्रकार के जो बालक होते हैं वो आपके विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ सामान्य बालक स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चंस के ऑप्शनों को देखें तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89 आपसे कहता है कि साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं। देखिए साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, ऑप्शन बी कहता है प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, ऑप्शन सी कहता है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, और ऑप्शन डी कहता है प्रतिभाशाली बालक। तो जो साइजोइड वर्ग के अंतर्गत जो बालक आते हैं वो स्टूडेंट्स प्रतिभाशाली बालक होते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों को हम साइजोइड वर्ग के बालक के अंतर्गत मानते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90 आपसे कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, जो मेंटल हेल्थ है, इसके नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये कथन किस महोदय के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है शेफर के द्वारा, ऑप्शन बी कहता है हेडफील्ड, ऑप्शन सी कहता है ड्रेवर और ऑप्शन डी कहता है लेडक। तो ये जो कथन है स्टूडेंट्स, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये कथन आपके हैं ड्रेवर महोदय का। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ड्रेवर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 आपसे कहता है कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वो कौन से टाइप के बच्चे हैं जिनके लिए आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कहता है दृष्टि दोष, ऑप्शन बी कहता है श्रवण दोष, ऑप्शन सी कहता है मुख बधिर और ऑप्शन डी कहता है मंद बुद्धि। तो आपको बताना है कि जो सांकेतिक भाषा यानी कि आप जो इशारे से जो भाषा यूज़ करते हैं या इशारे से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कौन से बालक के लिए करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम श्रवण दोष से युक्त बालक होते हैं जिनको सुनाई नहीं देते हैं। अगर हम उनके सामने बहुत तेज़ी से भी बोलेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस प्रकार के बालक को आप इशारे से प्रदर्शित करते हैं। तो श्रवण दोष से युक्त बच्चों के लिए शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92 आपसे कहता है कि बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन, यानी कि बालक के जो कोश हैं और जो उनकी पेशियां हैं उसमें समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है, यानी कि जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर, वह एक फिक्स टाइम पर कोई कार्य कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है परिपक्वता, ऑप्शन बी कहता है अभिसरण, ऑप्शन सी कहता है समंजन और ऑप्शन डी कहता है प्रत्यक्षण।
यानी कि बालक के कोशों एवं पेशियों में जब समय समय के साथ परिवर्तन होता है, जिसके कारण वो एक निश्चित समय पर यानी कि एक फिक्स टाइम पर, एक निश्चित टाइम पर ही वो किसी कार्य को कर सकता है। इसका मतलब वो बच्चा उस समय परिपक्व होता है, तभी उस कार्य को कर सकता है। और निरंतर समय के साथ साथ उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और एक फिक्स टाइम पर जाकर वो मैच्योर हो जाता है, तो उस कार्य को कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका परिपक्वता, कि समय के साथ साथ जब उसमें परिवर्तन होते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, वो बालक परिपक्व हो जाता है और वो उस कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है परिपक्वता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो चिंतन में यानी कि थिंकिंग में प्रयुक्त होने वाले सामग्री, अगर आप कभी भी कोई सोच विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसमें सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है पदार्थ, ऑप्शन बी कहता है प्रत्यय, ऑप्शन सी कहता है प्रतिभा और ऑप्शन डी कहता है संवेदना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो चिंतन करने में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप चिंतन करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई प्रत्यय जरूर होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट के विहार पर आप अपनी प्रतिभा के माध्यम से उस चीज़ के बारे में सोच विचार बेहतर ढंग से कर पाते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको संवेदना भी देते हैं। लेकिन पदार्थ का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यय का भी आप यूज़ करते हैं, प्रतिभा का भी यूज़ करते हैं, और जब आप चिंतन करते हैं तो आपको संवेदनाएं भी होती है। आप सोच विचार करते हैं तो आपको लगता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, कितना आपके लिए फायदेमंद है, तो ये आपको संवेदनाएं होती है जब आप चिंतन करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है पदार्थ, इसका कोई अर्थ नहीं है और इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94 आपसे कहता है कि बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है। ऑप्शन ए कहता है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी कहता है परिपक्वता, ऑप्शन सी कहता है समंजन और ऑप्शन डी कहता है आत्मसातन। तो आपको बताना है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, कि बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य करने के योग्य होता है। यानी कि जब तक वो निश्चित समय नहीं आता तब तक वो उस कार्य को नहीं कर पाता। इसका मतलब जब तक वो उस चीज़ को लेकर परिपक्व नहीं होता तब तक उस कार्य को नहीं कर पाता। जब वो बेहतर ढंग से उस चीज़ को सीख जाता है, बार बार अभ्यास करके उस चीज़ को सीख जाता है, तभी वो निश्चित समय पर जाकर उस चीज़ को कर पाता है। इसका मतलब वो बच्चा उस कंडीशंस के लिए परिपक्व हो चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कहता है कि माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालक को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। यानी कि जो माता पिता से जो और उनके पूर्वजों से जो बालक को गुण प्राप्त होते हैं उसको हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। और उसके वाहक कौन होता है, यानी कि आनुवांशिक जो गुण है उसको उनके माता पिता से बच्चे तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं उसे हम वाहक कहते हैं। तो वो वाहक कौन है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है डीएनए, ऑप्शन बी कहता है पीजीएन, ऑप्शन सी कहता है आरएनए और ऑप्शन डी कहता है जीन्स। तो आपको बताने हैं कि माता पिता से जो गुण बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, जो आनुवांशिक गुण बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो आनुवांशिक गुण को माता पिता से बच्चों में पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो वाहक के रूप में कौन करते हैं, तो वो करते हैं आपके जीन्स। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो वाहक होते हैं आपके जीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96 आपसे कहता है कि सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि जो सामान्य स्तर, जो एवरेज स्तर के बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 80 से 85, ऑप्शन बी कहता है 70 से 80, ऑप्शन सी कहता है 90 से 109 और ऑप्शन डी कहता है 100 से 115। तो आपको बताना है कि जो एवरेज बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है। तो टर्मन के आईक्यू वर्गीकरण के आधार पर आपको पता है कि जो बच्चे एवरेज बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल 90 से लेकर 110 के बीच में होते हैं। जो 90 से नीचे होते हैं वो मंदबुद्धि यानी पिछड़े बालक, और जो ऊपर होते हैं वो सुपेरियर, वेरी सुपेरियर और प्रतिभाशाली। तो एवरेज बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो आपका होता है 90 से 110 के बीच में। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है, 90 से लेकर 109।
तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97 आपसे कहता है कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया। यानी कि जो व्यक्तित्व परीक्षण आप पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं तो इसके लिए जो परीक्षण निकला है जिसे हम TAT परीक्षण कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और इसका निर्माण किसने किया है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है एडवर्ड्स, ऑप्शन बी कहता है मर्रे एवं मॉर्गन, ऑप्शन सी कहता है स्टैनले हॉल और ऑप्शन डी कहता है सिकार्ड एवं बैकमैन। तो आपको बताना है कि जो TAT है यानी कि जिसे हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं, इसका निर्माण करने वाले कौन हैं। तो इसके निर्माण करने वाले हैं आपके मर्रे एवं मॉर्गन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98 आपसे कहता है कि बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जो बालक होते हैं उनके केंद्रक में न्यूक्लियस में कितने गुणसूत्र होते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन कहता है 46, ऑप्शन बी कहता है 42, ऑप्शन सी कहता है 52 और ऑप्शन डी कहता है 50। तो आपको बताने हैं कि किसी भी बालक के जो केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी बालक में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 उसको अपने पिता से प्राप्त होते हैं यानी कि फादर से प्राप्त होते हैं और 23 उसको अपनी माता से प्राप्त होते हैं। और इस तरीके से एक स्वस्थ बालक का जन्म होता है। तो बालक के केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो बुद्धि का मापन करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है CAT, ऑप्शन बी कहता है TAT, ऑप्शन सी कहता है MAT और ऑप्शन डी कहता है भाटिया बैटरी। तो आपको बताने हैं कि जो परीक्षण है वो बुद्धि का मापन करता है, यानी कि कौन सा ऐसा परीक्षण है जो बुद्धि का मापन करता है। तो CAT आपके व्यक्तित्व का मापन करता है, TAT आपके व्यक्तित्व का मापन करता है और MAT भी आपके व्यक्तित्व का मापन करता है। बचा हुआ ऑप्शन है आपका भाटिया बैटरी जो आपकी बुद्धि का मापन करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और इस टेस्ट सीरीज 5 का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा गया है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। यानी कि जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि यानी टाइम पीरियड कितनी है। ऑप्शन ए कहता है 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 10 से 18 वर्ष और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बाल विकास के अंतर्गत जो बाल्यावस्था है उसकी अवधि कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि बाल विकास के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भावस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 280 दिन का, यानी कि जिसको हम 9 मंथ एंड 10 डेज के नाम से भी जानते हैं, जो बच्चा अपने माँ के पेट में यानी गर्भ में होता है। तो फर्स्ट स्टेज होता है आपका प्रीनेटल स्टेज। उसके बाद बच्चे का जो जन्म होता है उसे हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, जो होता है आपके जन्म से लेकर 5 वर्ष का। तो इसीलिए ये आपका होता है शैशव अवस्था। उसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है उसे हम कहते हैं बाल्यावस्था, जो 6 से 10 वर्ष का होता है। और उसके बाद होता है आपका किशोरावस्था, जो 11 से लेकर 18 वर्ष का होता है। तो इस तरीके से बाल विकास के अंतर्गत हम 4 स्टेजेस पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप बहुत ही आसानी से पहुंच पाए होंगे। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्वेश्चनों का लेवल किस तरीके का रहा वो भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।